Hello everyone, welcome to the one shot lecture of the chapter ecosystem. Ecosystem is a biology chapter जो हम consideration में ले रहे हैं ecology unit का. So this is going to be फटाफट से theory का revision and I believe कि अगर आप theory revise कर लेते हो and then you move towards your question practice, it becomes very easy. But I have seen a lot of times a lot of people doing कि भाई directly question practice पे चले जाते. Don't do that because I feel that theory itself holds a very important part as much as question practice does. So if only 1 month is left, this is going to be highly helpful. 10 minutes, whether you are commutating from here and there, आप बैठे हो, आपको इधर उधर travel करना है, आप walking पे जा रहे हो, you just put in your headphones and listen to this. This can be listened as podcast. and अगर आप देख रहे हो तब तो आपको बिल्कुल सब याद हो जाएगा. तो इस particular one shot में I have included almost all the lines of NCERT. जो लिखा हुआ नहीं है वो मैं बोल दूंगी. तो it would be like an overall compilation of the chapter. And apart from that, कुछ ऐसी भी चीजें हैं which are not given in NCERT but they are important because they are actually a part of the PYQs. either of CBSE board or either of NEET exam. तो we will be considering them as well. ठीक है, शुरू करते हैं. इकोसिस्टम जो टर्म है वो दिया था A.G. Tansley ने. सो द टर्म वाज गिवन बाय A.G. Tansley. सम टोटल ऑफ ऑल द इंटरैक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड बिटवीन देमसेल्व्स आल्सो. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबायोटिक होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स आल्सो एंड दे इंटरैक्ट विद द फर्दर विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो, राइट. तो खुद के साथ एंड दूसरों के साथ इंटरैक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम एंड इट इज द सम टोटल, मतलब सारा. दो तरीके की इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड वाली इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, जहां पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ज्यादा है और वो सेल्फ सस्टेनिंग है क्योंकि नेचर ने बनाई है और नेचर जो भी चीज बनाता है वो उसका ख्याल भी खुद ही रख लेता है. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ, एस्ट्यूरीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स. मैनमेड इकोसिस्टम वो होती है जो हम ह्यूमंस ने बनाई. एक्वेरियम बनते हैं, फार्मलैंड्स बनते हैं. अब जैसे फार्मलैंड्स में बना रही हूँ वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए अपने फार्म में. मान लो मुझे एक पर्टिकुलर क्रॉप चाहिए अपने फार्म में तो मैं उसी को ग्रो करवाऊंगी ना. आई विल नॉट गो एंड आस्क द वेंडर कि अच्छा भाई 5-6 दे तो चलेगा, मुझे तो डाइवर्सिटी चाहिए. नो, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट, राइट. सो वहां पे आपको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी, एकदम सिंपल फूड चेन होगा और बहुत ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा. प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, यस, क्योंकि आप उनका अच्छे से ख्याल रखोगे, आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, आप पानी दे रहे हो टाइम पे. बल्कि नेचर में कभी कभी क्या होता है, पेस्ट लग जाते हैं, हर्बिसाइड्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हर्ब प्रॉब्लम आ जाती है, वीडीसाइड्स, है ना. तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेचर में जब चीजें ग्रो करती है तो उसके साथ काफी चीजें आती है, बट जब आप खुद मैनमेड बनाते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी अपने आप हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में दो चीजें आती है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन. स्पीशीज कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. तो क्या है वो, आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन, मतलब जहां पे हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी नंबरिंग करें कि अच्छा ये है. एन्यूमरेशन ऑफ सिर्फ प्लांट्स का नहीं, ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल स्पीशीज, तो दोनों का, ठीक है. Identification and enumeration of plant and animal species is called as species composition. एंड स्ट्रैटिफिकेशन होता है जब हम चीजों को वर्टिकल लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, जैसे मान लो सबसे नीचे ग्रासेस है, फिर उसके ऊपर हर्ब्स है, फिर उसके ऊपर श्रब्स है, फिर उसके ऊपर ट्रीज है. सो ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट स्ट्राटा, बट दिस इज हाउ द स्ट्रैटिफिकेशन इज डन, विच इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेयर्स. अब हमारी इकोसिस्टम में हमें 3 ऑर्गेनिजम्स, 3 कैटेगरीज मिलती है. प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. और वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं प्लांट के लिए. वही खाना खाते हैं कौन, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स. अगर डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है तो हर्बीवोर्स. एक्वेटिक में बेस्ट एग्जांपल हर्बीवोर का होता है जू प्लैंक्टन्स. और जो टेरेस्ट्रियल में होता है कार्वेंडियर. कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. विच इज एनिमल्स में उसका बेस्ट एग्जाम्पल एक्वेटिक में है स्मॉल फिशेस जो है वो जू प्लैंक्टन को खा जाती है. एंड टेरेस्ट्रियल में है फ्रॉग दोनों तरीके से एक्ट करता है. डिकम्पोजर्स होते हैं जिनका काम होता है न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग करना.
इसका मतलब ये है कि अब ऑर्गेनिक खाना तो बन गया था, अब जो ऑर्गेनिक का वेस्ट है उसे निकालना है और ऑर्गेनिक को वापस से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है, ताकि साइकिल जहां से शुरू हुई थी वहां पे वापस चली जाए। तो उसका जो काम है वो करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जिसमें वल्चर एंड क्रू आते हैं। डेट्रिटिवोर्स होते हैं। डेट्राइटस होता है डेड मैटर। डेड मैटर जो भी चीज मर गई है, जो भी चीज मर चुकी है, कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसको कहीं ना कहीं उसका ब्रेकडाउन, वो ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक चीजों का ब्रेकडाउन होगा और इनऑर्गेनिक में वो बदल जाएंगी और वो इनऑर्गेनिक चीजें प्लांट्स यूज कर लेंगे अपने ग्रोथ के लिए। तो एक साइकिल जो है वो चलती रहेगी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, और कभी कमी नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की। सो दैट इज व्हाट द डिकम्पोजर्स डू। व्हाट इज डेट्राइटिस? फ्रेशली फॉलन लीव्स होते हैं, लिटर, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजर्स होता है। द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजर्स इज एक्चुअली डेट्राइटिस विच इज द डेड मैटर, और वो ही उनकी जो फूड चेन है उसको स्टार्ट करने में काम करता है। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम विच इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्पीशीज कॉम्पोजिशन। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है PDEM विच इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रिमूव्ड टॉपिक है, बट हम इन 3 चीजों को देखेंगे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ओवर अ टाइम पीरियड। अब देखो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ओवर अ टाइम पीरियड। अब जनरली ये परसेप्शन आ जाता है कि कहीं पे भी अगर टाइम दिखे मतलब वो प्रोडक्टिविटी, बट नहीं। आप एनसीईआरटी में जाओ और आप डेफिनेशन पढ़ो, आपको दिखेगा कि प्रोडक्टिविटी के पहले वाली जो लाइन है जो प्रोडक्शन के लिए गिवन है, उधर भी ओवर अ टाइम पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अच्छा जहां टाइम नहीं, जो रेट होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। उसकी यूनिट होती है ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, और ये ड्राई वेट माना जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है टोटल बायोमास जो कि प्रोड्यूसर्स जनरेट करे, बट उससे पहले आती है GPP विच इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी सन से प्रोड्यूसर्स को मिल रही है वो होगी GPP। प्रोड्यूसर्स कुछ प्रोडक्टिविटी अपने लिए बनाएंगे तो वो होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और किस थोड़ी सी चीज का जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, जिसे हम रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं। अब जो कंज्यूमर्स के लिए बाकी है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लो आपको आपके डैडी ने 10 रुपीज दिए, आपने वो 10 रुपए में से अपने लिए 6 रुपए रख लिए और बाकी के 4 रुपए किसी बेगर को दे दिए। ठीक है, तो आपने अपने लिए क्या रखा? वो हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी आपने अपने पे कितना काम किया। आपको 6 रुपए की जरूरत थी, अब आपने लॉस कितना कर दिया? 4 रुपीज का। तो अब अगर आप ये 6 रुपीज जाते हो और आपको चाहिए, मान लो यू गो टू अ शॉपकीपर और आपको कुछ चाहिए, तो आपने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया? NPP वाला पैसा दिया, तो वो हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो शॉपकीपर को मिली। अब शॉपकीपर का अपना खुद का कुछ कमीशन होगा। मान लो उसका आपने एक चॉकलेट खरीदनी थी और वो चॉकलेट 6 रुपीज की आ रही थी। अब वो चॉकलेट एक्चुअली में 5 रुपए की आती है, बट शॉपकीपर उसको 6 रुपए में बेच रहा है। तो जब वो जाएगा शॉपकीपर के पास, तो अब शॉपकीपर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाएगा, जिसमें से क्या होगा? वो अपने पास 1 रुपीज रख लेगा और बाकी के 5 रुपए कंपनी को दे देगा कि भाई देखो तुम्हारा ये, और ये 1 रुपीज उसका कमीशन था। तो ये हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि जो चीजें मिल रही है वो है GPP, अगर प्रोड्यूसर्स के लेवल पे मिल रही है, कंज्यूमर्स के लेवल पे मिल रही है तो NPP। जो हम खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स खुद बना रहे हैं तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर्स खुद बना रहे हैं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अच्छे से इसको समझा दिया। आई होप इट इज क्लियर। अब NPP क्या होता है? GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, जो अभी तक आपको पता चल गया होगा। टोटल NPP हमारे पूरे अर्थ का 170 बिलियन टन है, जिसमें से आपको जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे 55 बिलियन टन देखने को मिलेगा और टेरेस्ट्रियल में 115। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा जो है वो पानी है, 70% वाटर है, तो फिर ये 55 बिलियन टन ही क्यों? जब वो मेजोरिटी पोर्शन कवर कर रहा है तो उसको मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि पानी में एक तो लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब पानी नीचे, आप नीचे जाते हो सर्फेस पे, तो वहां पे पानी में लाइट ही नहीं आ रही है, पहली चीज तो ये। एंड दूसरी चीज, न्यूट्रिएंट में कमी हो जाती है, सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर लेस, एंड उसमें स्पेशली नाइट्रोजन। तो इसीलिए एक्वेटिक पानी अर्थ पे ज्यादा होने के बावजूद पानी जो है वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो कम होने के बावजूद ज्यादा करती है क्योंकि उनको सारी चीजें मिल रही है। ओके, चले। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है।
क्योंकि वहां पे आपको हर तरीके के इंसान, हर तरीके की प्रजाति, हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे, तो वो सबसे ज्यादा है। और लीस्ट प्रोडक्टिव डेजर्ट है, बेंथिक रीजन ऑफ ओशंस है। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन के बारे में। डीकम्पोजिशन, हमने प्रोडक्टिविटी PDEN में से हमने प्रोडक्टिविटी कर लिया, अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन PDEN क्या है, PDEN लर्न करने का तरीका। डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको मुझे ब्रेक डाउन करना है। तो उसमें भी स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, टोटल 5, बट कहा जाता है कि ये स्टेप साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। बट आपके सर पे किसी ने बंदूक रख के पूछ लिया कि नहीं तू साइमल्टेनियसली नहीं, तू मुझे बता रैंक कितना है, तो फिर आप उसकी रैंकिंग करोगे। आप बोलोगे अच्छा पहले फ्रैगमेंटेशन होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, नहीं फिर लीचिंग होगा, फिर आपका कैटाबॉलिज्म होगा, और फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है बड़ी सी चीज थी, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने उसको बांट दिया। और ये काम कौन करते हैं, अर्थवॉर्म्स करते हैं, इसीलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड्स बोला जाता है। ठीक है, सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। जब इसको और ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो उसे कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, जो कि कौन करता है, हमारे फंजाई एंड बैक्टीरिया करते हैं कैटाबॉलिज्म। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। बट अब क्या होता है कि अब इसमें से ऐसे कुछ चीजें होती है जो सॉइल में नीचे चली जाती है। ये क्या होते हैं, दिस इज बेसिकली इमोबिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको समझाती हूँ, बट अभी पहले समझते हैं लीचिंग क्या होता है। लीचिंग ये होता है कि कुछ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में अंदर चले जाते हैं और वो अपने आप को बाहर निकाल, मतलब अब उनका कुछ काम नहीं है, अब उनको रूट्स नहीं ले सकते। मान लो रूट्स यहाँ तक है और लीचिंग से वो न्यूट्रिएंट यहाँ पे पहुंच गया, अब रूट्स उसको नहीं कर सकता, रूट्स उसको यूज ही नहीं कर सकता, तो वो लॉस हो गया। हमने बोला था कि साइकिल ऐसी बनाओ कि वो वापस से लौट के हमारे पास आए, बट अब लीचिंग की वजह से क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, कैसे होते हैं, वाटर सल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर सल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में एकदम अंदर चले जाते हैं एंड दे आर प्रेसिपिटेटेड आउट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अनअवेलेबल सॉल्ट्स के जैसे ये लोग प्रेसिपिटेट आउट जाते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन क्या है, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन ये है कि प्लांट में कोई न्यूट्रिएंट है, तो कोशिश करो कि प्लांट जो एनिमल आया और जिस एनिमल ने उसको खाया वो एनिमल अगर मरे भी ना तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल में रहे, वो लीचिंग ना हो उसकी और वो साइकिल से बाहर ना जाए, इसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। ठीक है, कि भाई न्यूट्रिएंट साइकिल में चलता रहे। अब आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जिसमें एंजाइम्स काम करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद होता है ह्यूमिफिकेशन, जहां पे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस को लर्न करने का तरीका, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज को, कार्ड्स का स्पेलिंग याद रखो। कार्ड्स का मतलब ये कोलॉइडल है, ए से अमॉर्फस है, आर से रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट है, अमॉर्फस है इसीलिए रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट है, कोलॉइडल है इसीलिए रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है। डी से याद रखो कि वो डार्क कलर में होता है एंड एस से याद रखो स्लाइटली एसिडिक है और बहुत स्लो रेट पे ये नीचे जाता है। ठीक है, और इसको जब फर्दर एक्ट करवाया जाता है तो उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं कार्ब्स एंड प्रोटीन। अगर आपका जो है वो एकदम रिच है सेल्यूलोज में, या सेल्यूलोज में नहीं, आई एम सॉरी, अगर वो एकदम रिच है ऐसी चीजों में जो वाटर सल्यूबल है तो फिर वो डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर होगा। बट अगर वो रिच है सेल्यूलोज में, लिग्निन में, तो फिर डिकम्पोजिशन एकदम स्लोअर रेट पे होगा। मान लो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा, टेम्परेचर बहुत कम है तो डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं होगा। वार्म एंड ह्यूमिड एरिया दोगे ना तो डिकम्पोजिशन अच्छे से होता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश गिरती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश के थोड़े टाइम के बाद बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। जो लेक्स बहुत गंदगी वाली जगह है, उस गंदगी वाली जगह में से जहां से बास नहीं आ रही थी, स्मेल नहीं आ रही थी, व्हेन इट वाज समर सीजन, वहां से बहुत पंजी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वहां पे डिकम्पोजर्स आ जाते हैं और वो डिकम्पोजिशन करते हैं और उसकी वजह से गैस रिलीज करते हैं वो लोग, तो वो चीज होती है। एंड मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन ज्यादा है, वही है, बहुत ज्यादा फिर भी नहीं, मतलब ऐसा कहते हैं ना, बहुत हद से ज्यादा चीज भी हानिकारक है और हद से कम भी हानिकारक है। सो देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर वैल्यू। तो यू गेट डिकम्पोजिशन के कुछ फैक्टर्स। अब आता है द थर्ड वन एंड द लास्ट वन विच इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। 10% एनर्जी लॉ फॉलो होता है विच इज लॉ ऑफ लिंडमैन, जिसमें यह कहा जाता है कि जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रहा है तब 10% लॉ, कंज्यूमर से आगे जा रहा है तब 10% एनर्जी ही आगे जाती है, बाकी सब हीट के फॉर्मेट में लॉस हो जाती है।
तो अब क्या होता है कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आई 100% और वो प्लांट्स पे गिरी, बट प्लांट्स के काम की लेस देन 50% होती है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट्स बाकी सब तो है, वो कुछ काम की है ही नहीं। जो मेन काम की है, जो जीपीपी बनाएगी, एनपीपी बनाएगी, प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगी, इट इज लेस देन 50%। तो सिर्फ 2 से 10% फोटोसिंथेटिकली, अब यहाँ पे जीपीपी उसमें से भी कितना बनाता है, सिर्फ 1 to 5%। तो जीपीपी 1 to 5% इज 100% का, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10%। आप समझो ना, ये 50 है, तो जब आप 50 में से निकालोगे तो ये परसेंटेज, 100 में से निकालोगे तो ये परसेंटेज जो है वो काम का है, बाकी कोई चीज काम की नहीं है। तो ये हो गया, और फिर यही चीजें आगे जाती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हर चीज का, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। एक होती है जीएफसी, एक होती है डीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर हर्बीवोर आया, उसके ऊपर कार्निवोर आया, उसके ऊपर टॉप कार्निवोर आया, तो ये हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत ही होती है डेट्राइटस से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, वो उसका रॉ मटेरियल है। अर्थवॉर्म आया, स्मॉलर बर्ड आया, बिगर बर्ड आया, तो वो डीएफसी। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें लगता है जीएफसी ज्यादा होती है, बट नहीं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी इज अ मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी देन जीएफसी, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका उल्टा होता है, जीएफसी ज्यादा होती है देन डीएफसी। ठीक है। एंड पैरासिटिक फूड चेन का मतलब है कि भाई पैरासाइट्स है, तो ओवरऑल क्या होता है, जैसे ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोरस बर्ड्स है जो कि है, और उसके ऊपर फिर आपके पैरासाइट्स लाया करते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है कि वो अपना खाना किसी और से लेते हैं। सो दिस इज एन ऑक्सिलियरी फूड चेन का एग्जाम्पल। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इधर ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, नंबर या एनर्जी। एक चीज याद रखना, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ फॉलो होता है, यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर करती है, बाकी जितनी भी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। बट एक और चीज याद रखना कि प्रोड्यूसर्स को, मान लो अगर 1 लाख एनर्जी जूल एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, 1 लाख ही हुआ शायद, जितना भी हुआ ये, रुको ऐसे नहीं करते, अगर इसको मान लो 1 लाख एनर्जी मिल रही है, तो इसका सिर्फ 1% प्रोड्यूसर के काम आएगा, वही मैंने आपको बताया ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 2 जीरो हटा दो, ये 2 जीरो हटा दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3, सिर्फ 1000 जूल काम आ रही है। ऊपर कितनी काम आएगी, सिर्फ 100 काम आएगी। इधर कितनी काम आएगी, सिर्फ 10, और इधर कितनी 1। तो इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, वो सिर्फ 2 से 3 ही होते, उससे ज्यादा नहीं होते। दूसरी चीज, बायोमास का जो होता है वो पिरामिड ऑलमोस्ट ग्रासलैंड के लिए अपराइट होता है और ड्राई वेट लिया जाता है, बट एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है बायोमास का, वो इन्वर्टेड होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। नंबर का जो पिरामिड है अपराइट होगा ग्रासलैंड पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए, इन्वर्टेड होगा ट्री इकोसिस्टम के लिए। अब ट्री इकोसिस्टम के लिए इन्वर्टेड क्यों होता है, क्योंकि देखो नीचे जो है वो सबसे छोटा, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा, ये नंबर है, ठीक है, इसीलिए ये इन्वर्टेड होता है। ये ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड इन्वर्टेड इसीलिए होता है क्योंकि मान लो एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो छोटे से इंसेक्ट पे किसी बर्ड ने फीड किया, वो बर्ड की नंबर ज्यादा है, फिर इधर वल्चर ने फीड किया, फिर वल्चर के ऊपर किसी ने, तो वो नंबर बढ़ता जाता है। और जो स्पिंडल शेप पिरामिड होता है वो भी होता है, स्पिंडल शेप पिरामिड का मतलब है कि इतना और फिर ये ऐसे, तो वो जो स्पिंडल शेप पिरामिड होता है वो आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि इन्वर्टेड पिरामिड किसमें होता है और आपका जो स्पिंडल शेप पिरामिड है वो किसमें होता है। बट अब इन सब में एक ड्रॉबैक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का अपना खुद का ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, एक तो सिंपल फूड चेन कंसिडर कर रहा है और नेचर में सिंपल फूड चेन नहीं होती है, फूड वेब्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स को कहीं उसने जगह दी ही नहीं, तो क्योंकि कहीं पे भी सैप्रोफाइट और उनकी जगह थी ही नहीं तो उनको कहाँ रखे, और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए फिर हमने, ये दूसरा रीजन हुआ ड्रॉबैक का। एंड जो तीसरा रीजन होता है वो ये होता है कि कहीं पे भी, जैसे मान लो स्पैरो है, अब अगर स्पैरो नट्स खा रही है तो फिर वो हर्बीवोर हो गई, और अगर वो किसी छोटे बर्ड्स पे फीड कर रही है तो वो कार्निवोर हो गई। बट ऐसे लोगों को वो लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया जो कि एक से ज्यादा रखते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम का रिवीजन। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पार्ट ही नहीं है इस चैप्टर का एनीमोर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू नॉट
forget to hit that subscribe button so that you can get all the notifications on the time. I'm going to try my best to cover all these one shots. These one shots are helpful for everyone, I feel. Wherever you are, आप इसको 2x की speed पे देखो and आपको 10 मिनट में ecosystem done है. And I feel that's the best thing about it. So yeah, that's it from my side. Keep learning. Take care. Bye-bye.